हाय गाइस, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। एंड आज की इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए आप सभी और पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे गाइस हम क्वेश्चन करना आज इंग्लिश पेडागोजी के। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि हिंदी पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी में कोई डिफरेंस है तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताते रहूंगी तो आपको आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे हिंदी पेडागोजी को इंग्लिश पेडागोजी से, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना। देखो आज पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। क्लॉज मीन्स क्या होता है, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। क्लॉज मीन्स क्या होता है? तो क्लॉज मीन्स होता है, ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है? मिसिंग पार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लॉज मीन्स होता है मिसिंग, मिसिंग कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जो हमें फिल करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्लॉज टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे गाइस। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग की लास्ट स्टेज क्या होती है? सो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, देखो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग का मतलब होता है आप जो भी कुछ लिख रहे हो वो किसी ना किसी रिसोर्स के थ्रू लिख रहे हो, तो वो एक गाइड करने का काम करता है। तो यहाँ हमें लास्ट स्टेज के बारे में बताना है, गाइड के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। फ्री राइटिंग का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, मतलब जो कुछ भी आ रहा है अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो एक पेपर पर, ठीक है। तो वो फ्री राइटिंग होता है। एडवांस्ड राइटिंग, ये जो हमारी राइटिंग होती है ये हमारी आती है, ये एक्चुअली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट के अधिकतर क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाना है सी आपका। एडवांस्ड राइटिंग को हम लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाना है, हो जा रहा है आपका। कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब होता है कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो किसी से बध करके लिख रहे हो, है ना। एक 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 जो है एक मतलब एक मीडियम से बध करके लिख रहे हो, एक शैली से बध करके लिख रहे हो, तो उसको कंट्रोल्ड राइटिंग बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिकल मेथड इज। अल्फाबेटिकल मेथड का प्रोसीजर क्या है? तो आंसर यहाँ देखेंगे, जो आंसर होगा हमारा वो हमारा होगा लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अब आपको पहले क्या देखना है? पहले हमारा लेटर आता है, लेटर के बाद हमारा वर्ड आता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से हमारा क्लॉज बनता है और क्लॉज से हमारा सेंटेंस बनता है। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल एक सीरीज होता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर सीटेट में, तो ये आंसर होगा पहले लेटर, देन वर्ड, देन फ्रेज, देन क्लॉज, देन सेंटेंस आता है आपका। क्लियर? सो आंसर आपका डी हो जाएगा। हाँ, मिसलीड हो सकते हो आप इन तीनों ऑप्शन से, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस पैराग्राफ से, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस पैराग्राफ से, बट आंसर जो सीक्वेंस में आपका करेक्ट होगा वो होगा लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट गाइस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो क्वेश्चन है वो एक आपको यहाँ पर केस स्टडी बताया जाएगा। अब केस स्टडी मतलब होता है एक सिचुएशन दिया जाएगा और आपको आंसर करना है कि क्या उसमें जो है सही हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक केस स्टडी है, कह रहा है कि यू आस्क व्हाट हैज माय गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अ लॉट, द क्वेश्चन पुट अप हियर इज। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जब आप बोलते हो जिससे आपको आंसर आने की कोई भी मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर देना या आंसर कोई हो भी ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका कोई भी आंसर ना हो, उस तरह के क्वेश्चंस को या उस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका कोई भी आंसर ना हो, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कह सकते हो इसको एक कोट भी कह सकते हो, कोट का कोई आंसर ही नहीं होता, कोट भी कभी कभी क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? रेहेटोरिकल आपका आंसर हो जाएगा। रेहेटोरिकल का मतलब होता है गुड एट स्पीचिंग, गुड एट स्पीकिंग। तो अगर कोई इंसान बोल रहा है, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में बोल रहा है, किसी भी फॉर्म में बोल रहा है, उसका उत्तर वहां पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसको रेहेटोरिकल स्पीच बोलते हैं हम। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, सेंटेंस सही से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग,
के अकॉर्डिंग इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश जो है इंडिया में किस तरह का लैंग्वेज माना जाता है अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में कैसा माना जाता है। सो ऑब्जर्वेशन जब ये वर्ड आ जाएगा, अगर ऑब्जर्वेशन वर्ड आ जाएगा तो वहां पर हम इंग्लिश को इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। बट अगर ये ऑब्जर्वेशन टर्म यूज ना किया गया होता, अगर ये ऑब्जर्वेशन टर्म यूज ना किया गया होता तो आंसर यहाँ पर ग्लोबल माना जाता, ठीक है। तो आंसर अभी यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, रीड द एक्सचेंज। अब आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है एंड आपको यहाँ पर इस सिचुएशन पर बेस्ड ये यहाँ पर क्या कैसा मेथड क्या फॉलो किया जा रहा है इसका आंसर करना है, ठीक है। Shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor? टीचर कहती हैं कि हम गार्डन में जाएं और कुछ जो है जो फ्लावर्स हैं गार्डन के उनका हम नाम लिखें, पता करें। स्टूडेंट आंसर करते हैं यस यस ये, और टीचर का आंसर होता है यस, मतलब टीचर यस मैम प्लीज, बच्चे बोलते हैं यस मैम प्लीज। चलते हैं तो कई बार देखो यस यस यहाँ 3 बार रिपीट हुआ है, एस एस यस यहाँ 3 बार रिपीट हुआ है। अब इसको हम जब भी हम किसी से बहुत बार यस 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 प्लीज 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 ऐसा कुछ भी हम बार बार रिपीट करते हैं, इट मींस हम बहुत ज्यादा क्या है उस पर्सन के लिए काफी पोलाइट है ना, उस पर्सन के लिए काफी पोलाइट है। इसको बहुत ही कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो। जब भी आप वर्ड्स को बार बार जो भी रिस्पेक्टेड वर्ड्स हैं बार बार उनको रिपीट कर रहे हो, इट मींस कि आप उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पोलाइट हैं। तो यहाँ जो आपका सिचुएशन है वो है मेक्स अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग। क्लियर, आंसर हो जाना है आपका ए यहाँ पर। नेक्स्ट गाइस, which one of the following helps in learning the second language without using the printed text? भाई यहाँ पर प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज ना करके, प्रिंटेड टेक्स्ट का यूज ना करके, प्रिंटेड टेक्स्ट का मतलब होता है बिना बुक के आप अगर किसी लैंग्वेज को सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पूरे करिकुलम को हम क्या बोलेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? अगर बिना टेक्स्ट के आप कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये करिकुलम क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज इमर्सन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज इमर्सन होते हैं, जहां चारों तरफ लैंग्वेज बोला जाता है, यूज किया जाता है, तो आप बिना टेक्स्ट के ही लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा लैंग्वेज व्याकरण उसको बचपन से नहीं पढ़ाया जाता, वो ऑब्जर्व करता है लोगों को अपने आसपास और वो लैंग्वेज को सीख जाता है। सो समथिंग लाइक दैट, जब लैंग्वेज इमर्सन होता है तो आप चीजों को नॉर्मली बिना किसी जो है मेंटल प्रैक्टिस के आप उसको सीख जाते हैं। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट गाइस, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। जो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग होता है वो हमारे जो है किस सिस्टम पर बेस्ड होता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इमेजेस एंड डायग्राम्स। इमेजेस एंड डायग्राम्स यहाँ पर आंसर है। तो ये आंसर क्यों है और ये किसने बताया इस चीज के बारे में? तो वर्नर एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं तो हम 3 मेथड फॉलो करते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू, एक हम आइकॉन्स के थ्रू और दूसरा सिंबल्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो आइकॉनिक मेथड है वो हमारा कौन सा मेथड होता है? जब हम किसी बच्चे को आइकॉनिक मेथड से कोई लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो इमेजेस और डायग्राम्स के थ्रू हम उसको सिखाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, while reading for comprehension we understand that some pairs are examples of homograph. homograph का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है समान और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। तो अगर कोई भी वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जो समान, मतलब जिसका क्या हो, जो एक समान तरीके से लिखा गया हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो, समान तरीके से लिखा गया हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो, ऐसे वर्ड्स हमें एग्जांपल्स में कहाँ देखने को मिल रहे हैं? पहला ऑप्शन है, देखो यहाँ एक मेटल, लेड एक मेटल होता है जिसमें स्पेलिंग क्या होती है? LEAD होती है। और ये जो लेड है, ये जो लीड है, लीड इसका मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, किसी को लीड करना। स्पेलिंग सेम है बट इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, मतलब ही इनका अलग है। तो
तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोग्राफ बोलते हैं, जो दिखते एक जैसे हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और उनकी मीनिंग्स भी अलग होती हैं, ठीक है, बट दिखते एक जैसे हैं। तो यहाँ का जो लेड है वो मेटल बताएगा, यहाँ का जो लीड है वो डायरेक्शन बताएगा। तो ये हमारे कैसे एग्जाम्पल्स हुए, ये हमारे होमोग्राफ के एग्जाम्पल्स हुए। क्लियर? नेक्स्ट, a sight word is a vocabulary item. A sight word is a vocabulary item. अच्छा, sight word क्या होता है? साइट वर्ड ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं जिसको एक बार में देख करके हम पहचान जाएं कि ये बस ये इसका यही मतलब होता है। नॉर्मली हम जिन वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं उनको हम साइट वर्ड बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? तो अब भाई यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? यहाँ आंसर होगा दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। यहाँ पर आंसर आपका सेकेंड हो जाना है कि बिना किसी जो है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम इजिली उस लैंग्वेज को अगर हम पहचान जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइट वर्ड बोलते हैं, जिसको एक नजर में हम पहचान जाए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पर हम किस तरीके से जो है बच्चों को सिखाते हैं? व्हाइल रीडिंग, वन सेकेंड, यस, so which one of the following methods is suggested for teaching grammar at primary level? अगर हम प्राइमरी लेवल पर किसी बच्चे को ग्रामर सिखाने की बात कर रहे हैं, सो हाउ व्हाट द मेथड वी विल यूज टू टीच ग्रामर अ चाइल्ड? भाई वहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमनात्मक प्रणाली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम उसको क्या देते हैं? एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर उसको हम रूल्स बताते हैं। तो इसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। पहले एग्जाम्पल्स देन रूल्स, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाया जाता है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप रूल्स पढ़ा देंगे तो वो भूल जाएगा, लेकिन आप एक स्टोरी बताएंगे और देन आप उसको रूल्स बताएंगे कि हाँ देखो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे बोला जाता है क्योंकि ये ऐसा है, तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रामर सिखाने का एक छोटे बच्चे को प्राइमरी लेवल पर जब हम ग्रामर सिखाते हैं तो उसके लिए हम इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर एंड हाईएस्ट रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल? ऐसा कौन सा स्किल है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल बोला जाता है। किस तरह की स्किल्स को प्रॉब्लम क्रिएटिंग लेकिन उसको सॉल्विंग ही बोला जाता है? तो गाइज ये हमारा सीटेट का एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और इसमें कोई भी जो है मतलब आप अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, कोई भी विवाद नहीं कर सकते हैं कोई भी। ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा राइटिंग। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी स्किल है जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है लेकिन साथ ही साथ सॉल्विंग है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शन वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं होता है, उनको हम फंक्शन वर्ड बोलते हैं, जो सेंटेंसेस में लिंकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और कंटेंट वर्ड उन वर्ड को बोला जाता है जिनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग होता है। ठीक है, फंक्शन वर्ड जिनका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं होता है और कंटेंट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग होता है। क्लियर? तो फंक्शन वर्ड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चैंपियन का अपना मीनिंग होता है, हैंडसम का अपना मीनिंग होता है, सीजिंग का अपना मीनिंग होता है, एंड का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू कब करते हैं हम? रिव्यू एक बार व्यू किया, दोबारा व्यू किया, तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम किसी चीज को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असेसमेंट आंसर हो जाएगा। असेसमेंट का मतलब होता है रिव्यू करना। ठीक है, और असेसमेंट कितने टाइप का होता है? FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, दो तरह के असेसमेंट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ रिव्यू से हमारा जो मतलब है वो असेसमेंट से है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स जिनका अपना एक कोई इंडिपेंडेंटली मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following sentences is a result of error arising out of translation from our language to another? कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लिया आपको मदर टंग आती है, मदर टंग को आप बेस मान के आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि उसी मदर टंग को जिसको हम बेस मान रहे हैं उससे हमारी दूसरी लैंग्वेज गलत हो जाती है ट्रांसलेशन जब हम करते हैं। तो इस तरह का कौन सा वर्ड यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन इसको बता रहा है, यानी कि इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कहने का मतलब है, देखो सरलता से सीखेंगे इस चीज को, हम बहुत ही इजी समझेंगे। जैसे मान लिया आपको हिंदी आ रहा है, ठीक है, हिंदी से ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हैं,
बट कभी कभी जब आप हिंदी मीनिंग निकालते हैं इंग्लिश का तो सही निकलता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां चीजें गलत हो जाती हैं। ऑप्शंस में हमारा ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है? देखो पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, ये हमारा यहाँ पर गलत तरीके से यूज किया गया है। स्टूडेंट्स कभी भी एग्जाम देते नहीं है, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। गिविंग उनके लिए कभी भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम देने के लिए हम अटेम्प्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो थोड़ा गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। ठीक है, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आर यू गोइंग बाय द ट्रेन, आप ट्रेन से जा रहे हो। द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन, टीचर्स एग्जाम को दे रहे हैं। तो ये सारे सही हैं, बट स्टूडेंट कभी एग्जाम नहीं देता, स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाई, अगर हम अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, फास्ट बनाना चाहते हैं, सो विच स्किल वी शुड फॉलो। सो यहाँ पर क्या है, पहला कहता है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के तहत जो भी चीजें, जो सेंसिबल बातें हैं, उन वर्ड्स को हमें क्या करना चाहिए, उन वर्ड्स पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकुलर वर्ड है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या क्या मीनिंग्स हैं, इस बात पर जब हम फोकस करेंगे तो हमारी रीडिंग स्किल वहां पर सही हो जाएगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। वोकैबुलरी, क्विजेस एंड राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन इन द टेक्स्ट, ये हमारे लिए मैटर नहीं करते, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हु वुड बी द इम्प्लीमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, भाई इम्प्लीमेंटर कौन होता है एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन का अनुप्रयोग कौन करता है। अब अगर देखो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर यहाँ पर आंसर हो जाना है, क्योंकि जो भी शिक्षा होती है वो एक टीचर के माध्यम से स्टूडेंट तक पहुंचती है। टीचर ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम एजुकेशन को स्टूडेंट तक इम्पार्ट कर पाते हैं। तो आंसर यहाँ पर टीचर हो जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा। उनका काम है यहाँ पर रूल्स बनाना, है ना, करिकुलम को जो है करिकुलम को लिमिटेड करना, करिकुलम का एक जो है बेस स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन इम्पार्ट करना किसका काम होता है, टीचर का काम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टीचर होगा। नेक्स्ट, अ लिसनिंग स्टिमुलस, अ लिसनिंग स्टिमुलस मतलब होता है कि वो जरिया जिससे स्टूडेंट सुन पाए अपनी, मतलब कोई टीचर कुछ बात कह रही है तो वो स्टूडेंट सुन करके उनका आंसर करें, इस तरह की चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। अब ये किस ऑप्शन में इसको क्लैरिफाई कर रहा है, इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट enables a student to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task, presents an information gap activity such as giving directions, and presents input to separate groups of students who gather again to share it। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा is listening to a good commentary to review it। One second, let me check first of all। present input to separate groups of student who gather again to share it, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब उनको जो है कुछ चीजें दी जाए सेपरेट ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के, और वो उसको शेयर करे एक दूसरे से, तो वो बातों को सुन करके उसका आंसर देंगे, जिससे उनका लैंग्वेज क्या हो जाएगा, और ज्यादा एनहेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if a language teacher has taught a topic in the class and no student asks question in her class, then maybe, अगर टीचर ने अपने क्लास में बच्चों को कुछ समझाया और बच्चों को समझाने के बाद से कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई भी डाउट नहीं आया, तो क्या प्रॉब्लम है उस क्लास में? क्लास में क्या टीचर बहुत ज्यादा मतलब बहुत सुपीरियर है कि उसने ऐसा कुछ पढ़ाया कि बच्चों को समझ में आ गया और बच्चे क्वेश्चंस नहीं पुट किए? देखो दुनिया का ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जहां पर कोई डाउट ना हो, है ना। इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन क्लास, यू आर इन रॉन्ग क्लास। आपको डाउट्स आने बहुत जरूरी हैं, अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा सीखने की वहां पर चांस मिल पाएगी। ठीक है, सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा whatever was taught was beyond the comprehension of the student। जो कुछ भी सिखाया गया वो स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन से
निकल गया, यानी कि उनकी बौद्धिक क्षमता से वो आगे निकल गया, उनको समझ में नहीं आया, तभी तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पुट किया। अगर बच्चों को वो समझ में आया होता तो जरूर कुछ ना कुछ डाउट भी साथ में आया होता। समझ गई इतनी बात? सो आंसर्स आपके यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया, और ये सारे आंसर्स सीटेट के ही है। आई मीन सीटेट का जो आंसर की था उसी से रिलेटेड मैंने आपको आंसर्स बता दिए। गाइस पूरी वीडियो देखेंगे आप सभी, एंड आपको कैसी वीडियो लगी ये आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।